क्योंकि देखिए आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, मोदी जी भी इंस्टाग्राम पर आ गए, आना ही पड़ा। माताओं बहनों मित्रों की जगह डियर फ्रेंड्स कहना पड़ा। वैदिक ज्योतिष में इतना विस्तार है कि आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। तक पता चलता वैसे तो यहाँ कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आपने मोदी जी के सिग्नेचर की बात की, तो कोई सलाह है उनके लिए, बदलें सिग्नेचर या ऐसे ही रहने दें डिफॉल्ट? अपने सिग्नेचर में एक सर्किल बनाते हैं और 2 डॉट लगाते हैं नीचे और एक ऊपर। तो जो अभी उनकी आयु चल रही है वो डॉट वाली चल रही है, डॉट अगर हटा दे तो वो उनके लिए 2027 अच्छा जाएगा। महाराज भर्तृ ने भर्तृ शतक में लिखा है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। अगर आपके भाग्य में लिखा है तो निश्चित रूप से आपके पास चल करके आएगा, ये बिल्कुल तय है। जैसे पहले राहु को बहुत बुरा माना जाता था, बट आजकल के टाइम में देखा गया जिनका राहु बहुत प्रबल है वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है कि उसको कोई उपाय चाहिए, तो वो उपाय विवेक जी के पास मिलेगा, वो अनिल जी के पास मिलेगा, सुजाता जी के पास मिलेगा, आपके पास मिलेगा, या जय मदान जी के पास मिलेगा। हमारी गीता में लिखा है, धर्म की स्थापना होनी होती है तो भगवान कृष्ण आते हैं, हर बार नहीं आते। जब स्थापना होनी होती है तब आते हैं। हीलिंग का मतलब है कि आप जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, उससे किसी तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं। मंच पर हमारे गणमान्य अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज दिन भर आपकी शंकाओं का समाधान होगा। अब कितना हो सकेगा और कितना नहीं, ये मैं मंच पर आसीन गणमान्यों पर छोड़ता हूं, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। अब तक हमने जो 2 पैनल देखे उसमें जो एक्सपर्ट्स थे उनका भी यही मानना था कि इंसान का जीवन जो है वो कर्म प्रधान है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो गणमान्य स्टेज पर आ रहे हैं और जिनसे आज हम अपनी शंकाओं का समाधान ले रहे हैं, उन्होंने भविष्य की आहट ज़रूर सुनी है या आहट सुनने की कोशिश की है। उनकी विधा, उनका ज्ञान, उनके कैलकुलेशंस उन्हें विलक्षण बनाते हैं। मैं सत्र की शुरुआत करता हूं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी आपसे, क्योंकि इससे पहले के कॉन्क्लेव में जब हम मिले थे तो आपने मुझसे सिग्नेचर करवाए थे, और सिग्नेचर करवाकर विवेक जी ने कहा कि यार तुम्हारे बैंक अकाउंट में होने तो करोड़ों चाहिए, हैं हजारों भी नहीं, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ। बोले मैं उपाय बताऊंगा सर, मैं आपके कॉल का तब से वेट कर रहा हूं। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए पहले हमारे सभी पैनलिस्ट का। और ये बड़ी विलक्षण प्रतिभा है सर, ये बड़ी विलक्षण विधा है मैं कहूँगा। सिग्नेचर, अभी हमने देखा कि वेस्ट वॉच एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी, रत्नों के जरिए भाग्य बांचना, लेकिन सिग्नेचर अपने आप में, मतलब कोई भी व्यक्ति आपके सामने सिग्नेचर करने से डरता ज़रूर होगा, मेरा ऐसा मानना है। सर पहले तो सभी को प्रणाम, और प्रदीप जी को नमस्कार और उनको प्रणाम। उन्होंने मुझे बुलाया और ये इस मंच पर मैं आ पाया, और आप सबको बहुत प्रणाम। सर आपने एक सवाल पूछा कि लोग मुझसे डरते हैं जब साइन बनाते हैं, उनकी ना क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि कुछ तो अलग हुआ है ये साइंस और क्या है, तो उनकी जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। और मैं ना वो डरते हैं ना मैं डराता हूँ। अच्छी बात क्या है सर कि सिग्नेचर में हमने ईश्वर की कृपा से 9 ग्रह ढूंढ लिए, और मुझसे बहुत लोगों ने कहा, कई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ और इस विद्या का सम्मान करता हूँ, मुझसे कहा कि आप अपना नाम ना विवेक राज कर लो या डबल के लगा दो। मुझे न्यूमरोलॉजी का सर कुछ नहीं आता। मैंने अपने सिग्नेचर में, मैंने नाम में अपना कोई नाम नहीं चेंज किया, मोबाइल नंबर भी मेरा न्यूमरोलॉजी वाला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका सम्मान नहीं करता। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ताकत है, पावर है, तो मुझे विश्वविख्यात बना देगी। और ईश्वर की कृपा देखिए, मैंने कोई नाम नहीं चेंज किया, ना मोबाइल नंबर मेरा आज तक न्यूमरोलॉजी वाला है, लेकिन आज गूगल है या जेमिनाई है, पूरे विश्व में आज फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे मेरा नाम लिया जाता है। तो आज उस सम्मान को प्राप्त कर पाया बगैर किसी न्यूमरोलॉजी की सहायता के, बगैर किसी एस्ट्रोलॉजी की सहायता के। मुझे पता है कि सिग्नेचर को कैसे सुधार के बैलेंस किया जाए ग्रहों को, तो मैंने ग्रहों को बैलेंस करना सीख लिया है। 9 के 9 ग्रह दिखते हैं, भले ही वो 1 इंच का सिग्नेचर हो या 2 मिलीमीटर का सिग्नेचर हो,
नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर भी आप देखो तो सिर्फ एक अक्षर लिखते हैं एन, केजरीवाल जी 2 लिखते हैं ए और के, भगवंत मान बी और एम, वहीं दीपिका पादुकोण पूरा नाम लिखती, शाहरुख खान में शाहरुख लिखते, खान नहीं लिखते, सलमान खान पूरा लिखते, अमिताभ बच्चन लिखते, और अभिषेक बच्चन सिर्फ एक ए और एक नीचे लाइन। तो सिग्नेचर में हर व्यक्ति का जो भी सिग्नेचर बना रहा है वो ग्रह से जुड़ा हुआ है, और उस ग्रह का इफेक्ट उसके पूरे जीवन भर पड़ता है। और ये शुरुआत कैसे हुई, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो विवेक नाम के 2 लोग थे, एक मैं और एक दूसरा को। जब बात आई फॉर्म भरने की तब देखा कि मैं साइन अलग कर रहा हूँ, वो नाम साइन अलग कर रहा। तब से एक जिज्ञासा बनी कि आखिर एक नाम वाले व्यक्ति 2 साइन कैसे कर सकते हैं अलग अलग। तब तो इतना ज्ञान नहीं था। पापा हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, 81 साल उनकी आयु है। तो मुझे ज्योतिष जो विद्या है वो बचपन से मिली, विरासत में मिली। और फिर मैंने सिग्नेचर को पता नहीं कैसे, अब ईश्वर की कृपा है। मैं यही पूछना चाह रहा था, ये गॉड गिफ्ट है या वाकई में इसकी कोई अध्ययन है इसके पीछे, या कोई किस तरह? देखिए, ईश्वर की कृपा ये रही कि मुझे इधर इंक्लाइन कर दिया सिग्नेचर में, और मेरी मेहनत ये रही कि हमने उस पर केस स्टडीज बहुत करी, लाखों स्टडीज कर डाली। लोगों को लगता है लाखों कैसे हो सकता है, लाखों सर, क्योंकि 25 साल का अनुभव हो गया। और आज भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि 2 सेकंड लगता है किसी सिग्नेचर का पूरा मैं डिकोड कर देता हूँ, आयु तक पता चलता है। वैसे तो यहाँ कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आपने मोदी जी के सिग्नेचर की बात की, तो कोई सलाह है उनके लिए, बदलें सिग्नेचर या ऐसे ही रहने दें अभी फिलहाल? नहीं सर, देखिए, चूंकि चर्चा नहीं होनी, फिर भी अगर मैं कहूँगा तो वो अपने सिग्नेचर में एक सर्किल बनाते हैं और 2 डॉट लगाते हैं नीचे और एक ऊपर। तो जो अभी उनकी आयु चल रही है वो डॉट वाली चल रही है। डॉट अगर हटा दे तो वो उनके लिए 2027 अच्छा जाएगा। 2026 में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 2029 पर नजर है और 2047 तक का प्लान है उनका। नहीं। कितने डॉट लगाएं? नहीं, उनको डॉट अब हटाना है। अच्छा, हटाना अब है। उनको हटाना है, क्योंकि उस डॉट ने उनको जो सफलता देनी थी दे ली। चूंकि देखिए, मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये ज्योतिष से कैसे जुड़ा हुआ है। सर, अगर हम कोई भी सर्किल बनाते हैं अपने नाम में, अगर हमारा नाम विवेक है और वी को लेकर के हमने एक सर्किल बनाया, इसका मतलब हम शनि से रूल होने लगे। अगर हमने कोई डॉट रखा तो इसका मतलब हमारा शनि प्रभावी है। कई लोग होते हैं लाइन खींचते 2 डॉट लगाते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं नहीं ये टू बी कॉन्टिन्यूड का सिंबल है, वो ग्राफोलॉजी में होता है, इसमें नहीं होता। इसमें आपने मंगल के आगे 2 शनि रखे हुए हैं, अब उनका उस उम्र में इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उम्र हम लोग निकालते हैं। एक नीचे की लाइन जो खींची जाती है वो मंगल की होती है, 2 लाइन मंगल दोष की होती है। अगर किसी ने अपने फर्स्ट लेटर को काट दिया वो पितृ दोष होता है, किसी ने सांप जैसी आकृति बना दी तो वो काल सर्प दोष होता है। अब आप सोचिए, सिग्नेचर में ये सब चीजें हमने खोजी है, और ये खोज कोई एक दिन की नहीं है, कई साल लग गए और बहुत विस्तृत है ये, और इसको एक कॉन्क्लेव के एक सेशन में समाहित करना मुश्किल है। मैं आपके पास लौटूंगा। सुबेश शर्मन जी, पिछले कॉन्क्लेव में जिन कुछ लोगों से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था उनमें से एक आप रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में रह गया क्योंकि वो सेशन मैंने नहीं किया था। आपको मैं पढ़ रहा हूँ कि स्पिरिचुअल गुरु के नाम से भी संबोधित करते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजर से अलग कैसे है, क्योंकि बड़ी विधाएं हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजर क्या है सर? सभी को मेरा नमस्कार। ज्योतिष जो विज्ञान है वो वेद का ही विज्ञान है। जो वेद में 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, नृत्य, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो उसको अलग कैसे कर लिया, इस पर चर्चा कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमने क्या किया, पहले हमने शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया वेदों से। हमारे यहाँ सबसे पहले जो उत्पत्ति है ना, वो अपारुषेय उनको कहा गया, जो देव द्वारा निर्मित है वो वेद है। तो पहले हमारे ऋषियों ने अध्ययन किया वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का। उसके बाद विद्वानों ने अपनी अपने विलक्षण बुद्धि से उनके अर्थ किए, फिर अपने अपने ढंग से उन्होंने उनका संपादन भी किया। तो हम जो पराकाष्ठा पर थे उससे धीरे धीरे नीचे की ओर आ गए। पहले हम जो चर्चा करते थे, अब आप ज्योतिष पर ही चर्चा करें तो वैदिक ज्योतिष में इतना विस्तार है कि आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं है।
अब तो हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो है पॉमिस्ट्री की बात करते हैं, हर तरह का विज्ञान भी बहुत पुराना है। तो अब हम क्या करने लगे कि हम नंबर पर आ गए हैं, नाम पर आ गए हैं। पहले तो नाम भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका अर्थ ही होता था, अब बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिनका अर्थ कुछ नहीं होता है। अब टिंकू का क्या अर्थ हो सकता है, बंटी का क्या अर्थ हो सकता है, पप्पू का क्या अर्थ हो सकता है। ये प्यार के जो नाम थे ये हमारे, पहले आप देखिए विक्रमादित्य नाम होता था, लक्ष्मी नारायण नाम होता था, सीताराम नाम होता था, राधेश्याम नाम हो सकता, विवेक भी बहुत अच्छा नाम है। ऐसे अर्थ थे हमारे यहाँ हिंदी में। उसका बस बहुत पप्पू विस्तार मत कहिए क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल नहीं कर रहे हैं, नामों की बात कर रहे हैं भाई। अब मैंने किसी को इसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए, विषय नाम की बात है। तो नाम बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वो अर्थहीन होगा। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ नवमांश कुंडली है, समझ गए, चंद्र कुंडली है, मंगल दोष आदि देखने के लिए मंगल कुंडली भी बना लेते हैं। अलग अलग ऐसे करें तो षष्ठांश से षोडशांश तक है। एक पल के, एक मिनट के 60वें हिस्से की भी एक कुंडली है। जब हम उस तरफ नहीं जाने की जगह हमने क्या किया, सरल रास्ता अपना लिया कि भाई हम नंबर जोड़ करके बता दें, या हमारे यहाँ आकृति विज्ञान का बड़ा महत्व है जो पूरा का पूरा वैज्ञानिक है। मस्तिष्क के जितने हिस्से हैं उससे कहा ये इस मस्तिष्क का हिस्सा अगर बड़ा हुआ होगा तो इस व्यक्ति के कार्य इस प्रकार के पशु की तरह होंगे। आप समझिए, जैसे कहते हैं ना ये बड़ा शेर दिल है भाई, तो अब शेर दिल होने के लिए आपको उसमें मंगल और बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में आना चाहिए। अब वो कैसे आता था, वो हम धीरे धीरे करके, हम जो उसकी गहराई में जाने का काम था ना, शास्त्रों को पढ़ने की जगह हमने व्यवस्थाओं को पढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी जल्दी सबको कुछ चाहिए। मुझसे किसी ने प्रश्न किया, मुझे कल ही अपना मकान बेचना है। मैंने कहा भाई कितने दिन से बेच रहे हो? बोले 3 साल से बेच रहे। अब कल ही कैसे बिकेगा, इसका कोई उपाय बता दीजिए। बड़ी बड़ी विसंगति है। अब कल ही आपको जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, इसका कोई सूत्र नहीं है। इसका सूत्र ये है कि ग्रह ऐसा लिखा है, मैं एक पर 2 चर्चा जरूर करूंगा। महाराज भर्तृहरि ने भर्तृहरि शतक में लिखा है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। अगर आपके भाग्य में लिखा है तो निश्चित रूप से आपके पास चल करके आएगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन एक लाइन और लिखी है उन्होंने, मैंने नहीं लिखी है, जो हमारे आचार्य ने लिखी उसकी चर्चा कर रहा हूं। त्रियाचरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुता मनुष्य। मनुष्य कैसे जान सकता है उसको? लेकिन ऐसा लिखा है शास्त्र के अध्ययन से, कालगणना के आधार पर, भूगोल के विज्ञान पर, और हम एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांत पर जब चर्चा करते हैं तो जैसा एक बहुत अच्छा बता रहे थे कि होरा में ये क्रम अलग है, तो हमारे यहाँ महादशा अंतरदशा का जो क्रम है ना वो 120 साल का लिखा हुआ है, लेकिन योगिनी दिशा भी है। एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, दृष्टि की बात कर रहे थे हमारे कुलभूषण जी, दृष्टि की बात कर रहे थे। तो ज्योतिष में तो दिव्य दृष्टि भी है, सूक्ष्म दृष्टि भी है, वो तीसरी 5वीं दृष्टि के अलावा 4थी 10वीं भी दृष्टि है, एक पाद द्विपाद त्रिपाद दृष्टियां हैं। इतना विस्तृत, हम उस तरफ बढ़ने की जगह हमने सहजता को अपना लिया, इसलिए ज्योतिष में हमने अंतर कर दिया। हम वैदिक की जगह परिस्थिति जन्य ज्योतिष की चर्चाओं पर आ गए कि आज हमें सहज चाहिए कि भाई चलो सबका अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना क्षेत्र हो सकता है, उसकी व्यापकता अपनी अपनी है। एक जो है वो जैसे जनरल फिजिशियन होता है ना, वो किसी भी दर्द की गोली या बुखार सबकी लिख देता है। तो ज्योतिष जो है, जो वेद का सिद्धांत है, उसमें क्या क्या था उस पर एक बात करेंगे। उसमें प्रकृति हमारी शामिल थी, मतलब हम वृक्षों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से, और जीवों के माध्यम से, और मनुष्य के संबंधों के माध्यम से हमारे यहाँ बहुत विस्तृत। अब जैसे पिता का कारक जो है वो सूर्य है, लेकिन सूर्य का कारक पिता भी तो है। उसने कहा जी पिता से अच्छे संबंध नहीं है, सूर्य की उपासना करने से ठीक हो जाएगा। जब इतना ही खराब है तो सूर्य की उपासना, वो सूर्य की उपासना करेगा ही नहीं। ये भी उसके ग्रह की बलिष्ठता होती है। अगर बहुत चंद्र खराब है तो आप कहें माता से संबंध सुधारिए, रोजाना जाके पैर छूइए, वो पैर छूने जाएगा ही नहीं माता के। ये ग्रह की बलिष्ठता की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर वो बैठ करके माता के पास पैर छूने नहीं जा रहा है ना, तो चंद्रमा के मंत्र का जप कर सकता है। वो सिद्धांत तो उसके पास है।
लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो आप पूर्व जन्म के प्रारब्धों से, अपने किए गए कर्मों से ऐसे विचार करें तो राम की राशि तुला है, रावण की भी तुला है, और पीछे चलिए वहाँ कैकई है, वहाँ कैकसी है, तो कैसे करेंगे इसका वर्णन। इसलिए लिखा है कि जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से जहाँ हमारी ब्रीट में हमारा जन्म हुआ है, वो गुण दुर्गुण हमारे अंदर आएंगे। उसको सुधारने का अगर कोई सही रास्ता है तो वो है मंत्र चिकित्सा। अभी एक चर्चा हो रही थी कि स्टोन पहन करके हम उस ग्रह को एनर्जी दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहाँ स्टोन पहनने की आवश्यकता है। पेड़ों की पूजा का सिद्धांत बताया गया। अब बृहस्पति को अच्छा करना हो तो केले की पूजा कर सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया है आपको। ये सैद्धांतिक सारा प्राकृतिक रूप से सृष्टि के जितने जितने अंग हैं उन पर सब पर चर्चा की गई है। लेकिन हम उस तरफ बढ़ने की जगह इस तरफ बढ़ गए कि अब हमें क्या लगता है कि हम मेरा ये ध्यान रखिएगा, मेरा किसी विषय से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम सरलता के कारण हमने ऐसी चीज़ों को अपना लिया जो शायद हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टैचू रखने से आपका जीवन अच्छा हो सकता है, तो रोजाना जब हम स्टैचू को उठाते हैं, उसके स्थायित्व को नष्ट करते हैं, तो हमारा बुद्ध खराब हो जाता है। एक ठीक हो रहा है, एक खराब हो रहा है। जैसे हमने घर में एक बुद्धा रख लिया, या कोई एक मूर्ति हमने रख ली, या हमने कोई भी किसी देवता की मूर्ति रख ली, उससे हमारी चीज़ें अच्छी बुरी होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का जीवन में प्रभाव आता है, आपकी वेशभूषा से, आपके भोजन से, आपके आचरण से। ये दैनिक दिनचर्या में जब हम अपना जीवन जीते हैं तो बहुत सारा अंतर आ जाता है। इसलिए सही दिशा में बढ़ जाइए, तो फिर आप इस अंतर को अपने आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास सुरेश जी। प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता शर्मा जी, आप भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। सवाल यह है कि हमेशा एस्ट्रोलॉजी लोगों को ये मानने के लिए, कन्विंस करने के लिए प्रयासरत नजर आई है कि भाई ये एक विज्ञान है, जबकि विज्ञान का सिद्धांत कहता है कि परिणाम दोहराए जा सके, वही विज्ञान है। क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस कसौटी पर खरी उतरती है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार कहूँगी और प्रदीप जी को धन्यवाद। अब सवाल ये है कि जिसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल, जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो हमेशा इस पे बेस्ड होती है कि क्या हम ये एक्सपेरिमेंट, या मैं या कोई और, इसको बिल्कुल सेम तरीके से करके सेम रिजल्ट पा सकते हैं नहीं। अब विज्ञान में तो ये होता ही है, पर मुझे लगता है कि ये करेक्ट नहीं है। ये किसी की डेफिनेशन है, बट ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ज्योतिष में देखें तो जैसे कोई भी जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे कोई कहीं से धूमकेतु आया या कोई कॉमेट आया, कोई नक्षत्र है, वो एक बार हुआ फिर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो हुआ, पर बार बार तो आप वैसा नहीं कर सकते हैं। आपके भी ज़िंदगी में एक ही बार एक महादशा आती है, उसको मैं कहूँ कि नहीं आपकी भी जैसे मेरी शनि की चल रही है आपकी भी वैसी चलेगी, वो तो नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो परिभाषा होती है विज्ञान की कि बिल्कुल सेम रिप्रोड्यूस कर सको, वही विज्ञान कहलाता है। तो फिर इसको आप विज्ञान क्यों, विधा कह लीजिए, आप इसको संयोग कह लीजिए, विज्ञान ही क्यों, मतलब ज्योतिष विज्ञान ही क्यों कहना है फिर इसे? विज्ञान की जो, जैसे मैंने कहा, परिभाषा कुछ लोगों ने दी हुई है, पर जैसे कि हमें हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, वैसे विज्ञान को भी कि इस परिभाषा को हमें ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए। ज्योतिष को में भी जो एक टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, जो राहु की परिभाषा थी, जो शनि की परिभाषा थी, वो आज के समय में आप देखो तो बिल्कुल वैसी नहीं है। जैसे पहले राहु को बहुत बुरा माना जाता था, बट आजकल के टाइम में देखा गया जिनका राहु बहुत प्रबल है वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया आता है ज़्यादा, औरों से ज़्यादा वो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। जिनका राहु मान लो तीसरे घर में है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, माना वो हिम्मती भी ज़्यादा होते हैं, या जिनका मार्स होता है थर्ड हाउस में, वो भी बड़े अच्छे होते हैं। तो जिस तरह से पूरा टाइम बदल रहा है, उस तरीके से हर परिभाषा भी बदलना ज़रूरी है। तो जो एक टाइम पे जो लिखा हुआ था कि अब जैसे 12th हाउस को आप देखिए तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो फॉरेन कंट्री है, या फिर सीधा जेल पे आप पहुंचा देते हैं उसमें, या फिर कहते हैं कि मेंटल असाइलम है। बट 12th हाउस जो है, आजकल लोग
लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस से आप कुछ नया करते हैं, जो आप पहले करते आए हैं उससे कुछ फ़ौरन करते हैं, या फिर आप कहीं प्रोग्रेस करने कहीं दूर जाते हैं। तो इसीलिए तो मुझे लगता है कि जो पहले एक डेफिनेशन दी हुई है, चाहे वो विज्ञान की हो चाहे वो ज्योतिष की हो, वो अब बदल रही है और बदलती रहेगी आने वाले समय के साथ। जी, मैं लौटूंगा आपके पास सुजाता जी। पंडित अनिल चतुर्वेदी जी, हीलिंग थेरेपी एक्सपर्ट हैं आप, और बड़ा दिलचस्प सवाल है अनिल जी आपको लेकर मेरे पास। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि हीलिंग थेरेपी एक्सपर्ट की परिभाषा क्या है। वो इसलिए क्योंकि देखिए आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, मोदी जी भी इंस्टाग्राम पर आ गए, आना ही पड़ा। माताओं बहनों मित्रों की जगह डियर फ्रेंड्स कहना पड़ा। अभी इंस्टाग्राम पर हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है हीलिंग थेरेपी एक्सपर्ट का। वो जो गुरुजी हैं वो बड़े यंग से हैं और वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, और जिसको थेरेपी लेनी होती है वो उनकी गोद में आके बैठता है और वो उसको गले से लगा लेते हैं, और वो घंटों तक ऐसे बैठे रहते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि वो हीलिंग दे रहे हैं, और जो हीलिंग ले रहा है वो हील हो भी जाता है। अब यहाँ मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ प्रवचनों के ज़रिए हील करते हैं, कुछ छूकर टच थेरेपी के ज़रिए हील करते हैं। इसकी एक परिभाषा क्या है जो कि न केवल मौलिक हो बल्कि सर्वमान्य में स्वीकृत भी हो? क्योंकि अब जेनजी आ गए हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे कि जो तुम इंस्टाग्राम पर देख रहे हो वो दरअसल हीलिंग एक्सपर्ट नहीं है, मैं हीलिंग एक्सपर्ट हूँ। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मैं पहले नमस्कार करूँगा। जहाँ तक बात आती है हीलिंग थेरेपी की, हीलिंग अपने आप में एक ऐसा वर्ड है कि जहाँ पर कोई चीज़ हो जिसे हमें हील करना है, फुलफिल करना है। एग्जैक्टली हीलिंग का मतलब तो सिर्फ इतना ही है। हीलिंग के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने सुना होगा रेकी थेरेपी होती है, या हमारी प्राणिक हीलिंग होती है, या आजकल हमारी लामा फेरा वगैरह जैसी नई टेक्निक्स आ गई हैं। इन शॉर्ट में मैं केवल इतना बोलूँगा कि हीलिंग का मतलब है कि आप जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, उससे किसी तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं। हर इंसान की, हर ऑब्जेक्ट की, हर जगह की, वास्तु की एक ऑरा होती है। जाहिर सी बात है कि एनर्जी का लेवल सबका एक जैसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हमें लगता है यार ये जल्दी जाए, बहुत इरिटेटिंग सी पर्सनालिटी है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उनके संग घंटों बिताना चाहेंगे, जल्दी उनके संग से उठना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे कई सारे हमारे एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन से या ऐसे रिलेशन से प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं। कोई दिन ऐसा होता है कि शाम को हम बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं, और कभी कभी पूरे दिन के काम के बाद भी हमें लगता है कि हम बहुत फिट हैं, कोई थकान नहीं है। ये सिर्फ वही होती है कि हम किस तरीके की ऑरा, किस तरीके की एनर्जीज के कांटेक्ट में आज दिन भर आए, किस तरीके के लोगों से मिले। हीलिंग थेरेपी सिर्फ इतना ही करती है कि ये जो हमारी बॉडी की ऑरा है या जो हमारी हीलिंग है, एनर्जी है, इसको वो चैनलाइज करके बैलेंस कर देती है। हम वास्तु हीलिंग की बात करते हैं, जैसे कहीं पे कोई एनर्जी हमारी कम है, वास्तु दोष क्या है? वो सिर्फ यही है कि कहीं की एनर्जी हमारी ज़्यादा हो रही है, कहीं की एनर्जी हमारी ख़राब हो रही है, कहीं नेगेटिव एनर्जी है, तरह तरह के रेडिएशन है। तो हम इसमें भी हीलिंग यूज करते हैं, उस तरीके की एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। नेगेटिव को जहाँ कमी है वहाँ पूरा कर देते हैं, जहाँ एक्सेस है वहाँ पे उसको बैलेंस कर देते हैं। सेम आपने कहा कि जैसे किसी को गोदी में बैठा कर, देखिए हीलिंग थेरेपी हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है। ऋषियों मुनियों के ज़माने से हम लोग सुनते थे कि किसी ने छुआ या किसी ने एक आशीर्वाद दिया और वो ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं हमारे साईं बाबा की, बहुत पुरानी बात पे नहीं जाते हैं, कि वो छू के लोगों का इलाज कर देते थे, या और भी पुराने प्राचीन उसमें मिलता है। तो वो सिर्फ उनकी एनर्जी बैलेंसिंग थी, तरीके बदलते गए। आज की डेट में जैसे हम बात करते हैं हीलिंग थेरेपीज की, जैसे हमारी रेकी हेल्थ, कभी प्राचीन ये इंडिया से ही निकली थी, लेकिन बाद में ये लुप्त हो गई। फिर जाकर के मिकाओ सुई ने इसको खोजा जापान में, और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में आई, और तब से लगातार आती जा रही है। हालांकि इंडिया में 90s में आई, अर्ली 90s में आई और चली, और बहुत सक्सेसफुल थी। तो किसी की, इंसान की बॉडी में जो कमियां हैं उनको दूर करना, उनको ये करना। हालांकि हर हीलिंग थेरेपी में कुछ हमारे उनके कंस्टेंट्स हैं, कुछ लूप होल्स भी हैं। लाइक अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो हम उसको हील करके फिल तो कर सकते हैं, लेकिन उस हड्डी को बैलेंस नहीं कर सकते। तो हीलिंग थेरेपी की भी लिमिटेशंस हैं, और आर्ट्स के तरीके से हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। इसमें नई नई टेक्निक्स आती चली जा रही है। कोई ऐसा आपको केस याद हो हीलिंग का जो आप अब तक याद रखते हो कि एक वो केस आया था और उसको हीलिंग की ज़रूरत थी और आपने उसको कैसे ट्रीट किया?
देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जहाँ से मुझे हीलिंग थेरेपी में यकीन हुआ, जैसे मैंने बताया कि अर्ली 90s में आया था। खुद मेरा छोटा भाई, हालांकि हीलिंग थेरेपी में मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है और ग्रैंड मास्टर है आज की डेट में, उसको एक प्रॉब्लम हुआ करती थी लिम्फेडिनोमा। कई ऑपरेशन होने के बाद 95 में एम्स में उसको जवाब दे दिया कि अब 6 महीने, क्योंकि उस समय ओनली जो हीलिंग थेरेपी मतलब उस बीमारी के जो रिकग्नाइज पेशेंट थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल 12% थे। तो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया एम्स जैसे हॉस्पिटल में कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आदमी हर चीज़ ट्राई करता है, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी। हीलिंग थेरेपी नई नई आई थी, वो भी ट्राई किया गया, तब रेकी हीलिंग इंडिया में आ रही थी। तो जब उसने जाकर के रेकी थेरेपी ट्राई करी, डॉक्टर केपी खत्री हुआ करते थे उस समय, जो इंडिया में सेकंड चेन के ग्रैंड मास्टर थे, जो कि इंडिया में लाने वाले मिस्टर पटेल है रेकी थेरेपी को, तो वो उनके शिष्य थे। अब वो नहीं है, रिटायर्ड IAS थे वो। तो उनसे उन्होंने सीखा, थोड़ा सा उसको 19-20 फ़र्क महसूस हुआ, जहाँ पे एलोपैथिक ने जवाब दे दिया था। तो क्योंकि बहुत महंगी थेरेपी थी और इसमें हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि कितनी सिटिंग्स लगेंगी, तब नहीं आए थे। तो उससे सीखा, उसको सीखने के बाद न खुद उसने अपने आप को सही किया बल्कि दूसरों का भी इलाज किया। 2001 में वो ग्रैंड मास्टर बन गया था। उसकी वजह से मुझे इस हीलिंग थेरेपी में इंटरेस्ट आया, और ऐसे कई केस हमने देखे जहाँ पर हीलिंग की वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, और आज भी वो लोग जहाँ मेडिकल साइंस ख़त्म हो जाती है वहाँ से हीलिंग थेरेपी शुरू होती है। तो एक अल्टरनेट मेडिसिन में अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। सुबेश जी, एक सवाल यहाँ से पैदा होता है, वो ये कि आपने कहा कि जो लिखा है वो आएगा आपके पास, तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी की क्या भूमिका है? दूसरी बात, अगर किसी को ज़रूरत है कि उसको कोई उपाय चाहिए, तो वो उपाय विवेक जी के पास मिलेगा, वो अनिल जी के पास मिलेगा, सुजाता जी के पास मिलेगा, आपके पास मिलेगा, या जय मदान जी के पास मिलेगा? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर जय मदान जी। ये कैसे तय हो? पता चला कि इन्होंने कहा कि तुम 2 डॉट हटा दो, लाइन लगा दो अपने सिग्नेचर में, सब ठीक हो जाएगा। मैं इनके पास पहुंचा, बोले यार तुमको तो सिग्नेचर बदलने की जरूरत नहीं थी, तुमको तो हीलिंग की जरूरत थी। आपके पास आया, आपने कहा बेटा तुमको तो मंत्र उच्चारण करने थे ना, तुम्हें सिग्नेचर बदलने थे ना, तुम्हें हीलिंग की जरूरत थी। किसी और के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, उसने कहा ना तुमको तो नाम बदलने की जरूरत थी। तो मेरा तो जीवन कट गया इसी चक्रव्यूह में। ये कैसे तय होगा? अब मेरे ख्याल ये सबका सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपने कहा कि वो आएगा ही कैसे, वो इनके पास जाना था, मेरे पास आ गया है, तो ये भी उसका प्रारब्ध है, ये भी उसके भाग्य में लिखा हुआ है, निश्चित रूप से तय है। आप वहां तक जब पहुंचेंगे जब आपके प्रारब्ध में ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा अनुकूल आएगी, तब आप अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। जैसे निश्चित व्यवस्थाएं हैं, वर्षा तो होनी है लेकिन दिल्ली में ज़्यादा नहीं हो रही है, इसको कैसे तय करेंगे आप? ये भी एक समय और काल की गणना के आधार पर है। हमारे यहाँ जो संवत्सर सिद्धांत है उसमें शास्त्र में लिखा षष्ठी संवत्सराणाम मध्य अमुक नाम संवत्सरे। तो जो मैंने अभी चर्चा की, नाम के अनुसार भी फल मिलता है। तो अभी जो संवत्सर है वो शिवा बीसी का रुद्र नामक संवत्सर चल रहा है, तो हम उसके अर्थ को गहनता से जाकर के देखें, उसके अर्थ के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होने वाला है। आप देखिए, जैसे एक छोटे उदाहरण के साथ चर्चा करें, क्योंकि आपने कहा थोड़ा जिन के हिसाब से भी बात करनी है, तो बहुत सारे लोग अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं। जंतर मंतर पास ही है सर, नहीं, वो उसकी बात नहीं करनी है भाई, अभी उन्होंने मना किया है, वो राजनीतिक रूप से चर्चा नहीं करनी। लेकिन अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने जाते कितने लोगों को मिलता है? सबको मिलता है? नहीं मिलता है। एक ही कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हुए, सारे लोग बड़ी निष्ठा से पढ़ते हैं और सारे लोग ईमानदारी पूर्वक परीक्षा भी देते हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। फिर भी उसमें सब लोगों के एक जैसे नंबर नहीं आते। ये ही एक कारण है कि शिक्षक ने सबको समान रूप से सिखाया, लेकिन हमने उसे कैसे ग्रहण किया ये हमारे प्रारब्ध और हमारी रुचि पर निर्भर करता है। रुचि भी जब तय होगी जब आपके प्रारब्ध में उस प्रकार का विचार होगा। एक जैसे कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक यही सिद्धांत है। लेकिन आपने कहा कि 2 डॉट हटा देने और बढ़ा देने से क्या भाग्य बदल सकता है? तो मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, डॉट हटेगा ही नहीं। योग ऐसा है, योग इतना बली होता है कि वो हटता ही नहीं है। वो हटता कैसे है? हमारे यहाँ एक सिद्धांत लिखा है,
क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक कार्यक्रम होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर होते हैं कि आपको इस विषय पर बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। आप समझिए, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि जो प्रारब्ध है उसके अनुसार आपको प्राप्ति होती है, उसके अनुसार ही। फिर उन्होंने कहा कि सिग्नेचर अलग अलग हो क्यों है, तो सिग्नेचर एक जैसे हो जाएंगे तो दूसरा जाके अकाउंट में पैसा निकाल लाएगा भाई, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए सिग्नेचर एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो वृत्ति है हमारी लिखने की, इसके पीछे भी एक सिद्धांत है। जिस बच्चे की हैंड राइटिंग 12 और 14 वर्ष तक अच्छी हो गई, बस उसके बाद आप लाख कोशिश कर लीजिए, हैंड राइटिंग नहीं सुधर सकती। और 18 वर्ष तक अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर लीजिए, उसके बाद आप शुद्ध नहीं बोल सकते हैं। जैसा पढ़ना आपने सीख लिया है वैसा ही बोलेंगे आप। ये हमारा जो, जैसे भगवान शिव के डमरू से निकल गया ना, ऐ उड़े अरे लेवे नाद से शब्दों की संरचना हुई, ऐसे ही हमारे यहाँ पूर्ण रूप से ये निश्चित है कि आपने किस प्रकार की दिनचर्या से एक अच्छा। बच्चे सब लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे जो 7:30 बजे स्कूल जाने वाला बच्चा है ना, वो कोई बच्चा तो 6:30 बजे उठ जाता है और कोई बच्चा ठीक 7 बजे ही उठता है। इसको भी तो आप तय करते हैं क्या? जाना तो सबको 7:30 बजे है, लेकिन कोई जल्दी तैयार होकर के पहुंच जाता है, कोई 6 बजे उठ करके भी देर से पहुंचता है। इसी का नाम प्रारब्ध है, इसी का नाम आपके जीवन में ग्रहों का लाभ हानि है। इसी की व्यवस्था है कि आपको किससे ठीक होना है ये भी तय है। जैसे आपको अपोलो में ठीक होना है कि वेदांता में ठीक होना है, ये भी तय है। इसमें एक और बात है कि नहीं, आपका संपर्क अपोलो में बहुत अच्छा था इसलिए आप वहां चले गए, उस डॉक्टर के पास चले गए और उनकी दवाई से 5 दिन ठीक नहीं हुए, 6ठे दिन नहीं, जिसके पास गए उससे जल्दी ठीक हो गए। इसका अर्थ ये भी है कि 5 दिन के कोर्स के बाद 6ठे दिन ठीक होना है, ये भी तय है। समय आएगा तो आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपके अनुकूल होगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा ज्योतिष की दृष्टि से, हमारे यहाँ अभी आजकल देवगुरु बृहस्पति आरूढ़ अवस्था पर हैं। आजकल 4 ग्रह वक्री हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। जब ग्रह अपनी आरूढ़ अवस्था पर होता है, आरूढ़ अवस्था का है अपने जीवन की पराकाष्ठा और उच्च यात्रा की ओर। जब बिल्कुल ये, जब आप घर जाते हैं ना शाम को सारे कामों से निवृत्त होकर के, नहीं यार घर जाना है भाई, अब जाते ही मैं भोजन करके, ये पार्टी है, ये करने के लिए जाते हैं, या कुछ सोच के जाते हैं कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, ऐसा उत्साह जब आपके अंदर होता है उसको आरूढ़ अवस्था कहते हैं। देव गुरु बृहस्पति इस समय आरूढ़ अवस्था पर है और हमारी गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनाचाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की स्थापना होनी होती है तो भगवान कृष्ण आते हैं, हर बार नहीं आते। जब स्थापना होनी होती है तब आते हैं। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति का फल ये है कि आपके यहाँ सारे विश्व में युद्ध देख रहे हैं आप, पर आपके यहाँ युद्ध आते आते बच गया है। इसका कारण देवगुरु बृहस्पति हैं। आप युद्ध की अग्नि से बचे रहे, इन विषम परिस्थितियों में भी आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें ठीक रही। इसका फल ये है कि देवगुरु बृहस्पति ने आपको संरक्षित रखा, क्योंकि जब गुरु राजा होगा तो हर प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। ये देवगुरु का विशिष्ट फल है। तो अभी अक्टूबर तक इसी तरीके से रहने वाले हैं, इसलिए शांति से रहिए, सब बहुत अच्छा होगा। और यही प्रारब्ध है कि हम इस देश में जन्म लिया, हम भारत माता की भूमि में जन्म लिया, ये हमारे प्रारब्ध की बात है। और एक और संस्कृत की एक श्रुति है हमारे यहाँ पर, संपूजकानां परिपालकानां यतेन्द्रियाणां तपोघनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्यस्य करोतु शांति भगवान कुलेश। हम जो कुछ कामना करते हैं, जो कुछ मांगते हैं, हम समृद्ध राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की कामना से काम करते हैं। ये प्रत्येक भारतवासी का धर्म भी है और स्वाभिमान भी है। इसलिए हम भारतवर्ष में पैदा होने पर अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि हमने उस भूमि में जन्म लिया है जहाँ राम कृष्ण, और फिर अगर हम विज्ञान की चर्चा करें तो वराहमिहिर से लेकर के पाणिनि कणाद तक जितने ऋषि हुए सब यही जन्म लिए। क्यों लिए, ये भी एक कारण है। तो इसलिए अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा होते हुए भी हम एक हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। इसीलिए हम सारे संसार के लिए नेक भी हैं, हम शांति और अमन की काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का फल भी अनुभव करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने विवेक जी। अब जब सब कुछ तय है तो फिर एक सवाल ये उठता है कि फिर तो इंतज़ार किया जाए। लेकिन आपसे मैं सिग्नेचर पे बात करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना,
जी कि कोई बीमारी नहीं ठीक हुई तो बड़े वाले डॉक्टर को रेफर कर दिया। जी। कभी ऐसा कोई केस हुआ है आपके जीवन में कि बदलने के बाद, आपके कहे के बाद भी किसी की लाइफ में सिग्नेचर बदलने के बावजूद कोई चेंज ना आया हो, फिर आपने कहा हो कि अब तुम जो हो वो सुबेश जी के पास जाओ भाई, मंत्र है, मतलब इस तरीके का कुछ अच्छा, है? अच्छा। या कोई ऐसा केस कि आपकी सलाह मानने के बाद भी किसी को लाभ ना हुआ हो? देखिए वो तो लाभ के तो बहुत उदाहरण होंगे। हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो मैं सिग्नेचर बना करके देता हूँ तो मैं डिग्री का बड़ा ध्यान रखता हूँ कि, और बताता भी हूँ कि भाई आप इतना एंगल पे इसको बनाओ या इतनी ऊंचाई लेकर के चलो, सामने वाला उतना नहीं बना पाता, तो उस कंडीशन में फिर उसको लाभ नहीं होता। और जैसे आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि प्रारब्ध तय करता है कि आपको वो फल देगा या नहीं देगा, या काम जैसे होता है डॉट तभी हटाएंगे जब आपके भाग्य में लिखा है। तो हो सकता है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनके भाग्य में हमारे माध्यम से उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उस कंडीशन में जब उन्होंने साइन नहीं बदला, या जो हमने कहा कि भाई प्रैक्टिस करो और इस तरीके से करो, जब वो बना के देते थे भाई ये मेरा साइन है, अब आप चेक करो कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, मैंने कई बार कहा कि भाई नहीं ठीक हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, तब उस कंडीशन में उनको लाभ नहीं मिलता। और या फिर तब नहीं मिलता जब बगैर प्रैक्टिस के कोई बैंक में साइन चेंज करा ले, तब उस कंडीशन में भी नहीं मिलता, क्योंकि इसका भी अपना एक टाइम पीरियड है, 100 दिन तक वो एक मैच्योरिटी डेट होती है। आप उसको प्रैक्टिस करें तब जाकर के बैंक में चेंज करें, तब तो रिजल्ट आएगा। ये वही एक अभी किसी ने कहा भी था कि हम लोग मान लेते कि जादू है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी जादू नहीं, इसमें समय देना पड़ता है। और मेरा मानना ये है कि हाँ, जो चूंकि आपका प्रश्न था कि क्या हमने किसी को रेफर किया, तो वो अभी तक ऐसी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। ज्योतिष को लेकर मैंने मैम कई लोगों को ये कहते सुना है कि भविष्य बांचने वालों को अपना तो पता नहीं होता है, दूसरों को बताते फिरते हैं। तो नहीं मैंने सुना है। हाँ, तो उन लोगों के लिए क्या जवाब है आपके पास? मैं बस यही कहूँगी कि मैं भी ऐसी हूँ कि मैं अपना भी मैं कुंडली देखती हूँ, दूसरों को भी की भी देखती हूँ। मैं उन्हें यही कहती हूँ कि ये कुछ एक ऐसी विद्या है जो आपको समझनी चाहिए। आजकल के समय में जहाँ पे रील्स देखते हैं हम लोग, हमारे पास इतना भी पेशेंस, इतना धैर्य नहीं होता कि हम 2 मिनट भी कोई काम कर लें। हमें 30 सेकंड में चाहिए, 30 सेकंड में हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ज़रूरी है कि हम स्लो डाउन करें अपनी ज़िंदगी को, औरों की भी ज़िंदगी को, ताकि हम उसे थोड़ा अच्छी तरह समझें। अब हर कुंडली में कोई स्ट्रेंथ कोई वीकनेस तो होती है, और क्विक फिक्स कुछ भी नहीं होता। ये नहीं होता कि कुछ लोग आके कभी कभी पूछते हैं कि ये मेरी ये जो अंतरदशा है ये कब तक चलेगी। जब मैं कहती हूँ 3 साल, तो वो कहते हैं 3 साल कैसे हम झेलेंगे इसको। लोगों के पास बिल्कुल धैर्य नहीं है। कोई सर वाली बात ना कि बोले उसके बाद तेरे को आदत पड़ जाएगी। झेलना क्या है? लोगों में धैर्य नहीं है इस बात का कि ये जो अंतरदशा आई है वो आपको कुछ समझाने, कुछ सिखाने, धैर्य के साथ बैठने बिठाने के लिए आई है। इसलिए नहीं आई कि आप बस दौड़ते रहें, भागते रहें, चीज़ें मांगते रहें, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गुस्सा होते रहें, या फिर एक दूसरे पर चिड़चिड़ाते रहें। ये इसलिए आई है ताकि आप एक जगह बैठें, सोचें पीछे क्या हुआ, आगे क्या करना है। पर इतना धैर्य लोगों में नहीं है। तो मैं तो बस यही बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे पास आते हैं, और अपने आप को भी बोलती हूँ कई बार, क्योंकि मेरे अंदर भी कई बार पेशेंस नहीं होता, कि ज़रूरत, क्योंकि धैर्य तो अपनी गति से चलेगा, शनि अपनी गति से चलेगा, वो रील्स की गति से नहीं चल सकता। तो ज़रूरी है कि हम ये जो नेचर है उसकी गति को अपनाएं, और जब हम उस गति को अपनाएंगे तो हम सब समझ जाएंगे। और समझना ही ज़रूरी है, जल्दी फल पाना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे ब्रीदिंग है, जल्दी ब्रीथ करते हैं हम, तो मैं बिहेवियरल थेरेपी में विश्वास करती हूँ, ना कि क्विक फिक्स कि आज ये दे दो, कल मुझे वो चीज़ मिल जाए। आप समझो, आप रोज़ सुबह जल्दी उठो, सूर्य के साथ उठो, ढंग से ब्रीथ करो। फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे आप योगा करो, चाहे आप जिम जाओ, पर जिम जाके भी अपनी रील्स मत बनाओ, क्योंकि फिर वहीं पे राहु खराब हो गया आपका। तो अगर आप इस गति को समझ लोगे, जिस तरह से ग्रह चल रहे हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। जी,
बहुत अच्छी बात डॉक्टर सुजाता ने कही अनिल जी कि आजकल जेनजीस के पास पेशेंस की कमी है। मैं 1 मिनट की रील बनाता हूँ और लोग कमेंट में लिखते हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करिए सर। मतलब वो 1 मिनट भी उनको ज़्यादा लगता है। और आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, हीलिंग थेरेपी, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्ट्रगल है सर लोगों को समझाने में कि वक्त लगेगा, समय लगेगा। मेरे ख्याल से सिर्फ हीलिंग थेरेपी ही नहीं, पूरी एस्ट्रोलॉजी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक है। तो कैसे सामंजस्य बैठेगा? आने वाली जनरेशन के पास समय नहीं है, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे, या फिर उनके साथ कोप अप करेंगे, कुछ ऐसा उपाय ढूंढेंगे कि हाँ तुमको 30 सेकंड में मैं हील कर दूंगा? देखिए, एक होता है किसी को आराम मिलना शुरू होना, और एक होता है कि परमानेंट क्योर होना। पहली चीज़ हो गई पेन किलर। आदमी आया, आपने उसको एक पेन किलर दिया, उसको विदिन 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर आराम मिल गया। यहाँ से उसका विश्वास जम जाता है। किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम परमानेंट क्योर एक सेटिंग में नहीं कर सकते या 2 सेटिंग में नहीं कर सकते। बट चीज़ है कि क्या उसको आराम दिखना चालू हुआ। जैसे ही आप किसी की हीलिंग थेरेपी शुरू करते हो, अगर कोई बहुत पेन में है वो सो जाता है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए वो सो गया, या एक छोटे समय के लिए भी सो गया। तो इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट दिखने की शुरुआत होना। जैसे मैंने अपने भाई का एग्जाम्पल दिया कि उसकी प्रॉब्लम थी, उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो आज भी है हमारे संग, एक बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, सिर्फ हीलिंग थेरेपी। बीमारी खत्म नहीं हुई, लेकिन जो आराम मिला। तो इंसान को इंस्टेंट जो चाहिए वो रिजल्ट चाहिए। अगर उसको थोड़ा भी 19-20 का फर्क दिखता है तो वो आगे कंटिन्यू करता है, अगर उसे नहीं दिखा तो। ये बिल्कुल आपने वही बात कर दी जैसे रील में हुक आजकल होता है कि अगर 3 सेकंड के अंदर आपने किसी को उलझा लिया तो फिर वो 30 सेकंड भी देख लेगा, फिर अगले हुक में आपने उलझा लिया तो वो 1 मिनट भी देख लेगा। यही है तो कि आप यही उसको- थेरेपी है। अगर फौरी तौर पर फायदा हो गया तो वो फिर वो आगे टाइम आगे टेकिंग continue प्रोसेस करेगा। में भी आपका साथ निभा लेगा। एग्जैक्टली। तो इसके लिए सर क्या रेमेडी क्या है? जैसे कोई आदमी परेशान आया तो वो तुरंत हुक आपके पास क्या है जो उसको हील कर देखिए, देता है? सबसे ज़्यादा जरूरी है जो बंदा आपके पास आ रहा है उसकी प्रॉब्लम को आप डायग्नोज करो कि उसका रीजन क्या है। कई बार आदमी आता है कि सिर में दर्द है, पर सच्चाई है कि वो किसी भी वजह से हो सकता है। वो माइग्रेन, एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, वो सिर में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या किसी और वजह से। अगर आपने उस जड़ को डायग्नोज कर लिया तो आप सही जगह पे हिट करोगे और उसको फ़ायदा मिल जाएगा। तो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो वास्तु थेरेपी है, चाहे वो हीलिंग थेरेपी है, इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस कैसा है। अगर हमने सही पॉइंट डायग्नोज कर लिया तो हम एक टैबलेट से भी काम चला लेंगे। अदरवाइज तो मल्टीपर्पज़ गोलियां चलती रहती हैं कि सारे ग्रहों का इलाज करते रहो, कोई ना कोई तो हिट होगा। तो डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में जाएँ, आप केमिस्ट्री में जाएँ, आप किसी भी फील्ड में जाएँ। आप सिग्नेचर के हैं, लेकिन अगर आप देखें उस सिग्नेचर में क्या गलती है, आपने सही डायग्नोज कर लिया तो उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा आप जिसके पास आप जा रहे हो वो कितना काबिल है। डॉक्टर सारे होते हैं, बट कई लोग इलाज कराने के लिए मैदानता भागते हैं या यूँ भागते हैं, वो एक्सपर्टीज़ की बात है। जिसका जितना अच्छा डायग्नोसिस है उसकी उतनी अच्छी रेमेडी है और रिजल्ट। बड़ी अच्छी बातें आप लोगों ने बताई। और मुझे याद आया कि मैं एक एक्सपर्ट से मिला था जो थोड़ा थोड़ा सब जानते थे। थोड़ा वास्तु जानते थे, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानते थे, थोड़ा हस्तरेखा जानते थे, कुंडली भी बाँच लेते थे, न्यूमरोलॉजी भी जानते थे। तो मैंने कहा सर ये तो कमाल हो गया, आपने बड़ी पढ़ाई की। बोले नहीं, पढ़ाई नहीं की है, मैं जीवन भर इन लोगों के बीच उलझता रहा, जाता रहा, तो मैं सीख गया सर। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमारे गणमान्य मेहमानों में भी ऐसे लोग होंगे जो, अच्छा ये प्रक्रिया ही तो सीखने की है। इसमें हम चुटकुला ढूंढ लेते हैं, मजाक ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये वाकई सीखने की प्रक्रिया है। मैं हाई कोर्ट में 2 केस लड़ चुका हूँ न्यूज़ चैनल के चक्कर में, तो वकीलों वाली भाषा सीख गया मेल लिख लिख के। तो ये होता है कि जब हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, आप लोगों के सानिध्य में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो ज्योतिष का मूल है, कर्म प्रधान, वो मैसेज हम लोगों तक पहुँचे और हम ये माने कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि ज्योतिष विधा चाहे जो भी हो, सिखाती यही है कि कर्म प्रधान है, जो आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का सवालों का जवाब देने के लिए और जवाब के ज़रिए दिशा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।